गुरु प्रेमियों, मानव इतिहास कई धुरंधर गुरुओं, दार्शनिकों, ज्ञानियों एवं लीडरों से भरा हुआ है, परंतु उनमें भी ओशो का कद सबसे बड़ा मालूम पड़ता है। इसका एक कारण यह है कि उनका हर क्षेत्र में पारंगत होना। ओशो ने जिस भी विषय पर बोला, उस पर उन्हें पूर्ण महारत हासिल थी। उनकी बातों का शब्दों से खंडन करना नामुमकिन मालूम पड़ता है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा है, मैं कहता अपने अनुभव की। ओशो का हर वाक्य पूर्ण है, क्योंकि उनके शब्द अनुभव की सच्चाई से तपकर आते हैं। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई दार्शनिक या गुरु नहीं हुआ जिसने इतने विविध विषयों पर इतना बोला हो और साथ ही इतना सुना गया हो। आज इंटरनेट उनके प्रवचनों से ओतप्रोत है, फिर भी उनके प्रवचनों को बार बार सुनने का मन करता है। उनकी वाणी की मधुरता और शब्दों का जादू हर उस व्यक्ति के हृदय को झंकृत करता है जो सत्यमवेशी है। गुरु प्रेमियों, शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि एक समय पर ओशो बंबई फिल्म इंडस्ट्री, कला जगत, साहित्य और काव्य जगत के आंखों के तारे थे। यह 1970 का दशक था। देश ओशो के तीखे और पैने प्रवचनों से सहमा हुआ तो था ही, परंतु उनकी बातों की सत्यता को नकार भी नहीं पा रहा था। ओशो धर्म और राजनीति पर तीखा प्रहार कर रहे थे। एक तरफ जहां अपने विस्फोटक प्रवचनों से ओशो ने काफी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी, वहीं राजनीति में कुछ बड़े नेता उनसे खासा विरोध रखते थे। परंतु इन सब से ओशो को किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता था। ओशो, जो उन दिनों आचार्य रजनीश के नाम से प्रख्यात थे, निडरता से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इसी दौरान समाज के धुरंधरों का ध्रुवीकरण होने लगा। जहां कुछ राजनेता और धर्माचार्य उनसे पूरे वैमनस्य में थे, वहीं साहित्य, कला और काव्य जगत के कई बड़े नाम आचार्य जी से मिलने के लिए आतुर थे। जो संदेश कवि अपनी कविताओं के द्वारा देना चाह रहे थे, उसे ओशो रजनीश अपने प्रवचनों द्वारा लाखों लोगों तक पहुंचा रहे थे। यह कालखंड हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यह दौर था प्रसिद्ध कवि अज्ञेय जी का, हरिवंश राय बच्चन जी का, रामधारी दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत जी का। जहां ओशो के साथ आने का पर्याय राजनीतिज्ञों से दुश्मनी लेना हो गया था, वहीं इन महाकवियों ने अपनी साख ताक पर रखकर यह जोखिम उठाया। हालांकि उस समय आचार्य रजनीश इन सब से कई वर्ष छोटे थे, पर उनका कद निश्चित ही बड़ा हो रहा था। साहित्यिक सभाओं और गोष्ठियों में आचार्य रजनीश का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। परंतु इन सब के बीच ओशो के शब्दों के पैनेपन में कोई कमी ना आई। 1935 में श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित मधुशाला एक महाकाव्य का रूप ले चुकी थी। देश का हर नौजवान जो साहित्य में रुचि रखता था, मधुशाला से परिचित था। रजनीश भी मधुशाला पढ़ चुके थे और बच्चन जी की काव्य शैली से बहुत प्रभावित थे। एक दो अवसरों पर मुलाकात के बाद वे बच्चन जी को निजी तौर पर जानने लगे थे। कहते हैं, एक बार जब बच्चन जी ओशो को महाकाव्य भेंट करने आए, तब काव्य के कुछ अंश सुनने के बाद ओशो ने कहा था, बच्चन साहब, निसंदेह आप एक ऊंचे कवि हैं, परंतु जिस समाज की बात आप अपने कविताओं में कर रहे हैं, वह आपकी कल्पना है। कल्पना कितनी ही सुंदर क्यों न हो, जब तक आप उसे साकार करने का साहस न करें, वह कल्पना ही रहती है। कल्पना को हकीकत बनाने के लिए हिम्मत और संकल्प की आवश्यकता होती है, जिसका अभाव मैं आप में अनुभव कर रहा हूं। शायद ओशो का इशारा यह था कि मात्र शब्दों से या विचारों से क्रांति नहीं होती। समाज को बदलने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, जो वे कर रहे थे। वैसे तो यह घटना किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को ठेस पहुंचा सकती थी। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी डायरी में इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखा था कि उन्हें ओशो द्वारा साहस की कमी बताए जाने के प्रति बिल्कुल रोष न था, बल्कि इस बात की प्रसन्नता थी
कि जिस समाज की कल्पना उन्होंने अपने काव्य में की थी उसे यह नौजवान अर्थात आचार्य रजनीश साकार करने में व्यस्त थे। एक तरह से यह कहना उचित होगा कि बच्चन साहब ने उदारता का परिचय देते हुए बात को सही ढंग से लिया था और विषय की सत्यता को समझा। इसी प्रकार अज्ञेय, दिनकर और पंत जी की डायरियों में भी ओशो का उल्लेख मिलता है। दिनकर जी लिखते हैं, क्या समाज आचार्य रजनीश को सहन कर सकेगा? कहीं उनकी नियति भी सुकरात की तरह विष पाने की तो नहीं है? उन्हीं दिनों यह आम बात थी कि अपनी यात्रा के दौरान ओशो जिस शहर से भी गुजरते थे वहां के लेखक, कवि, गीतकार इत्यादि अपनी रचनाएं लेकर उनके पास आते और उनकी प्रतिक्रिया चाहते। कई बार रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन कुछ ही मिनट रुकती थी। ऐसे में वे अपनी रचनाओं की कॉपी खिड़की या दरवाजे से ही अंदर धकेल देते थे। ऐसा नहीं था कि ये लेखक या कवि उन्हें अपनी रचनाएं सुनाने आ रहे थे, वे तो सच में ही ओशो से सुधार करवाना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर उन्हीं दिनों प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी के घर अक्सर ओशो को आने का निमंत्रण मिलता था। हालांकि मेहमानों में अधिकतर लोग ओशो को सुनने आते थे। कई बार वहां ऐसे भी लेखक होते थे जो ओशो को अपनी पहली कॉपी भेंट करते और सुधार की अपेक्षा करते थे। कई बार ओशो ऐसा कर भी देते थे। एक बार तो एक गीतकार ने अपनी धुन ही उन्हें सुना डाली। ओशो ने इसे ध्यान से सुना भी, परंतु इसके बाद जब गीतकार ने ओशो से प्रश्न कर डाला कि आप इस धुन के विषय में क्या सोचते हैं, सभी मेहमान जोरों से हंस पड़े। ओशो भी खिलखिलाकर हंस दिए। जवाब में ओशो ने कहा था, मैं कई वर्षों पहले बांसुरी को पीछे छोड़ आया हूं, अब तो बस मौन की धुन सुनता हूं। बातों ही बातों में ओशो ने गहरी बात कह डाली। एक बार प्रसिद्ध गायक महेंद्र कपूर ओशो के साथ सिर्फ इसलिए ट्रेन के सफर में साथ चले कि उन्हें ओशो के साथ कुछ समय मिल सके। महेंद्र कपूर जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई प्रसिद्ध गाने गाए और बाद में महाभारत सीरियल का मुख्य गीत भी गाया। रास्ते पर महेंद्र जी ओशो को मधुर गीत सुनाते रहे, जिससे पूरा सफर संगीतमय हो गया। इसके बाद तो महेंद्र जी ने कई बार ओशो के साथ ट्रेन में सफर किया। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई नायक ओशो से अक्सर मिलने आते थे, जिनमें उस समय के प्रसिद्ध अभिनेता महिपाल एवं मनोज कुमार जी हैं। महिपाल जी ने उस समय के कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें पारसमणि, रूपलेखा, अली बाबा और 40 चोर, गणेश महिमा, वीर भीमसेन और जय संतोषी मां मुख्य है। मनोज कुमार जी के विषय में तो आप जानते ही होंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्मश्री से सुशोभित श्री मनोज कुमार भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सर्वोच्च कलाकारों में गिने जाते हैं। देशभक्त फिल्मों में अपने किरदारों के लिए मशहूर मनोज कुमार साहब ने कई नामी फिल्मों में काम किया, जिनमें रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी, जट पंजाबी, शोर, शहीद, क्रांति और उपकार उल्लेखनीय हैं। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार जी की ओशो से प्रथम मुलाकात महेंद्र कपूर जी ने करवाई थी। मनोज कुमार जी देश और जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा करते थे, जिनका जवाब ओशो अक्सर विस्तार से दिया करते थे। एक बार कल्याण जी के घर ओशो को निमंत्रण था। तभी फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर ने ओशो से प्रभावित होकर उन्हें अपनी फिल्म में प्रमुख पात्र के अभिनय का निवेदन कर डाला, जिसे ओशो ने हंसकर टाल दिया। एक समय तो ऐसा भी आया कि जब भी ओशो बंबई आते तब उनके आसपास
फिल्म इंडस्ट्री के लोग इकट्ठा हो जाते थे, परंतु जो सद्गुरु पूरे मानव जाति को जगाने आए थे उन्हें कौन बांध पाता। आखिर फिल्म इंडस्ट्री का टिमटिमाता दिया कहां तक सूर्य का सामना कर पाता। इसी दौरान ओशो बंबई से पूना आकर बस गए। इसके बाद भी बंबई फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार ओशो से मिलने आते रहे, परंतु उन्होंने साहित्यिक सभाओं में जाना पूर्णतया बंद कर दिया। यह भी एक दौर था जो समय के साथ पूर्ण हुआ। गुरु प्रेमियों, हम आप तक सद्गुरु ओशो के अनसुने किस्से एवं पहलुओं को लाने के लिए पूरा परिश्रम करते हैं, जिसके लिए हम ओशो की किताबें, प्रवचन, लेख एवं ओशो सन्यासियों के साक्षात्कार का अध्ययन करते हैं। अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आपको वीडियो अपलोड होने की जानकारी मिल सके। आपका दिन मंगलमय गुजरे, इसी मनोकामना के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।